नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। आज हम नौवां जो काव्य है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हते, उनके लेखक हैं त्रिलोचन। और त्रिलोचन का थोड़ी सी जो बात उनके बारे में बताओ तो इस तरह से है कि त्रिलोचन का जन्म सन 1917 से और मृत्यु सन 2007, यानी कि प्रगतिवादी काव्यशीलता के जो काव्य धारा के रूप में अपने सामने जो हिंदी साहित्य में कवि के तौर पर हमारे सामने प्रस्तुत है। त्रिलोचन का जन्म कटधरा चिरानपट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में एमए अंग्रेजी के एवं लाहौर में संस्कृत की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया गया है। गुलाब और बुलबुल, उस जनपद पर कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन आदि उनकी चर्चित काव्य संग्रह हैं। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। सालाना सम्मान आदि, मैथिली शरण गुप्त सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। और इस काव्य में जो हम बात करें तो इस संकलित जो कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती में गांव की जो अनपढ़ जो लड़की हैं उनकी बात बताई गई है और सामान्य जन को नायकत्व प्रदान किया गया है। और कविता में चंपा की मनोभावना एवं जीवन पद्धति का प्रामाणिकता का चित्र इस काव्य में त्रिलोचन जी ने बताया गया है। गांव की जो तमाम स्त्रियों के जो निरूपण जो रूप हैं, उनके पति पत्नियों को छोड़कर जो यथोपार्जन के लिए परदेश जो चले जाते हैं उनकी भी बात यहाँ पर बताई गई है। और जो अनपढ़ होने के कारण वे स्वयं ही चिट्ठी पत्र पत्रिकाएं लिखकर उनके पास भेज नहीं सकती। और कविता स्त्री शिक्षा पर भी भार देती हुई ये बात बताई गई है। चंपा सिर्फ चंपा नहीं है, ये आपकी जो समग्र ग्रामीण नारी है उनकी भी बात यहाँ पर बताई गई है। और जो हमेशा पढ़ी लिखी है तो हमेशा अपने देश एवं अपने समाज में आगे बढ़ती है, लेकिन अनपढ़ जो नारी है जो हमेशा कुछ भी अपने कुछ समझ में ना आती हो और जीवन के जो चर्चित बातें हो वो भी समझ में नहीं आती है, जो अनपढ़ जो नारी होती है उनकी बात। लेकिन हमेशा यही बात है कि हमेशा महिला और नारी को उनको हमेशा पढ़ना लिखना उचित है। और इस काव्य की चर्चा करूं तो इस तरह से है। चंपा जो इस बात बता रहे, चंपा एक लड़की की बात यहाँ पर बताई गई है कि चंपा काले काले अक्षर, अक्षर यानी अक्षर, अक्षर यानी अक्षर नहीं चिन्हती। चिन्हती का मतलब है पहचानना। यहाँ पर ये बात बताई गई है। कवि कहते हैं कि जो चंपा है जो काले काले अक्षर जो हैं वो हमेशा वो नहीं चाहती, यानी कि नहीं पहचान पाती हैं क्योंकि वो अनपढ़ हैं। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वो आ जाती हैं। और कवि कहते हैं कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो वो मेरे पास आ जाती हैं और बैठती हैं। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती हैं, लेकिन जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ लेकिन आ जाती हैं, लेकिन चुपचाप वो जो मैं पढ़ता हूँ वो हमेशा सुनती रहती है। उसे बड़ा अचरंज, अचरंज का मतलब है आश्चर्य के तौर पर वो होता है। इन काले चिन्हों से कैसे ये स्वर निकल करते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि जब यह पढ़ते हो तो हमेशा जो काले काले अक्षर है किस तरह से निकल जाते हैं अपने स्वर में, वो बात उनको बताते हैं कवि को। और चंपा सुंदर की लड़की है और ये चंपा जो है एक छोटी बच्ची वो हमेशा जो सुंदर जो है उनकी लड़की है। सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है, यानी कि जो सुंदर है वो एक ग्वाला है और वो हमेशा उनके पास गाय और भैंसे जो रखता है। चंपा चौपाइयों
चौपाइयों यानी पशु। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही, चरवाही यानी पशुओं को चराने का जो काम करता है इसे चरवाही कहा जाता है। और चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती हैं और चंपा का भी ऐसा मन करे जो उनके पिता के साथ वो हमेशा गायों भैंसों को चराने, पशुओं को चराने के लिए वो काम करते हैं, तो उनके साथ भी वो चली जाती हैं। चंपा अच्छी है, बहुत ही सुंदर अच्छी है, वो चंचल है। चंचल यानी चुलबुली सी हो ऐसा लगता है, वो चुलबुली भी अच्छी है। और नटखट भी है, नटखट यानी जो शरारत भी है, वो लड़की छोटी है लेकिन शरारत भी है, मस्ती भी करती है, अच्छी भी है, सुंदर भी है। कभी कभी उद्यम, उद्यम उद्यम यानी शोरगुल, बखेड़ा या उत्पादन, यानी कभी कभी वो हमेशा शोरगुल भी हो जाती है, बखेड़ा भी करती रहती है। कभी कभी वो कलम छिपा देती हैं और कभी कभी इतने शोरगुल भी हो जाती है, कभी बखेड़ा उत्साह भी कर देती हैं। और कभी कभी ये वो कलम यानी जो मेरी पेन है वो हमेशा छिपा देती हैं कभी की। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, और जब भी कभी मैं इनको मेरी पेन जो छुपा देते हैं कलम, लेकिन वो कभी उनको मैं ढूंढ जाती है तो मैं आता हूँ, तो जैसे जैसे उसे ढूंढ कर जब मैं आता हूँ तो पाता हूँ अब कागज गायब, यानी कि जब उनको मैं कलम कर लेकर ढूंढ कर लेकर आता हूँ तब ये उस मेरा कागज को भी वो गायब कर देती है, यानी छुपा देती है। परेशान फिर हो जाता हूँ और हमेशा वो हर रोज वो हमेशा मुझे परेशान करती रहती हैं और मैं भी परेशान हो जाता हूँ, क्यों हर बार वो मेरी कलम छुपा देते हैं, मेरे कागज भी छुपा देते हैं और मुझे परेशान भी करती रहती है। चंपा कहती है, और चंपा कहती बोलती है कि तुम कागज की गोदा, कागज ही गोदा, इसका मतलब है कागज पर लिखना, कागज पर लिखना करते हो दिन भर, यानी कि आप हमेशा, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा दिन भर हमेशा कागज पर हमें कुछ ना कुछ लिखते रहते हो। क्या ये काम बहुत अच्छा है? आप मानता हो कि ये काम तुम्हें अच्छा लगता है जब लिखते रहते हो, तो क्या अच्छा है काम ये सुनकर मैं हंस देता हूँ। और ऐसी बात बताने पर जो चंपा है वो ऐसी बात बता रहे कि ऐसे कागज पे आप लिखते हो और ऐसा जो काम करते हो तुम्हें अच्छा लगता है, ऐसी बात बताने पर लेखक यानी कि कवि वो हंस देते हैं, हंस पड़ते हैं। फिर चंपा चुप हो जाती है और जब भी मैं हंसता हूं तो चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गांठे काम सरेगा। हारे गांठे यानी हौके मौके के तौर पर आप जो हमेशा कभी एक दिन आती थी उस दिन समय, तो मैं भी उनको बोल देता हूँ कि चंपा तुम भी पढ़ लिखो और पढ़ लो के हारे जाने कभी ना कभी आपके काम में आएंगे, आपका जीवन सुधर जाएगा, ऐसा मैं उनको बोलता हूँ। गांधी बाबा की इच्छा है, यानी गांधी बापू जी की बात बताते हैं, उनको कहते हैं कि वो ये इनका चाहना है, मतलब इनकी इच्छा ये है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखे, यानी कि गांधी बापू हमेशा कहते थे कि हमेशा लोगों को हमेशा पढ़ने लिखना जरूरी है और हमेशा उनको पढ़ना लिखना चाहिए। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन बिल्ले ये कहा हो, लेकिन मैं पढ़ने वाली नहीं हूं, मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं और आप बताते थे मुझे, आपने मैं तो नहीं पढ़ने वाली, लेकिन आप बताते थे गांधी बाबू बहुत ही अच्छे थे, वे पढ़ने लिखने की कैसी बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। लेकिन आप बोलते कि गांधी बाबू तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो हमेशा कभी थोड़ी बोलते थे कि आप जिस तरह बताते हो कि पढ़ो लिखो, लेकिन पढ़ने लिखने की तो ये बात ही कभी नहीं करते थे, बताते नहीं, कहते नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं तो नहीं पढ़ने वाली हूँ। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, और कभी कहते हैं कि मैं आपको बात बताता हूँ चंपा आप पढ़ लो, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है आपके जीवन के अंदर, आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपका अच्छा ही होगा। ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगे। गौने यानी जिसमें जो बहू का जो वर है पहली बार अपने घर ले जाता है, उनको गौने कहा जाएंगे। यानी जाओगी यानी जिसमें बहू का जो वर है पहले अपने जो वर है पति है वो उनके घर पर ले जाते हैं, यानी वो कहते हैं कि मैं जो ब्याह तुम्हारा हो जाएगा तो तुम इस घर को छोड़कर, अपने पिता का घर छोड़कर अपने जो पति के घर तुम चले जाओगी। कुछ दिन बालम यानी कि पति, बालम यानी पति,
कि कुछ दिन बालम यानी पति संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, यानी कि थोड़े दिन आपके पास रहेगा आपका पति बालम, और फिर बाद में जो हमेशा कमाने के लिए वो कलकत्ता चले जाएगा। बड़ी दूर हो कलकत्ता, और कलकत्ता आपके घर से तो बहुत दूर है। कैसे उसे संदेशा भेगी, संदेशा यानी समाचार, किस तरह से आप भेजोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, यानी जब मान लो कि आप उनको पत्र किस तरह से लोगे। ये तो आपने जो विवाह होने के बाद वो पति अपने कमाने के लिए अपने घर को छोड़कर वो अब जब कलकत्ता चले, कलकत्ता बहुत दूर है, और फिर ये आपको संदेशा भेजेगा, आपको समाचार भेजेंगे, लेकिन आप पढ़ी लिखी तो है नहीं, पढ़ना नहीं आता, तो आप पढ़ोगे कैसे। और फिर उनको भेजना हो समाचार, आपको पत्र लिखना हो तो किस तरह से तुम लिखोगे, कैसे उसके पत्र पढ़ोगे तुम, कि जैसे मान लो कि उन्होंने पत्र आपको भेजा है तो, लेकिन आप पढ़ोगे कैसे। चंपा पढ़ लेना अच्छा, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूं कि कुछ ना कोई दिन आपका भी ब्याह होगा, तो इसलिए आप पढ़ लिखो तो कोई ना कोई संदेश आया, कोई समाचार आपको मिलेगा तो पढ़ सकोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप पढ़ लो, और पढ़ लेना बहुत ही अच्छा है। फिर चंपा बोली, और चंपा कहती है कि तुम कितने झूठे हो देखा, यानी कि मुझे चंपा यानी कवि को कहते हैं कि आप बहुत ही झूठे हो, आप मुझे झूठ बोल रहे हो। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, यानी कि आप इतने पढ़ लिखे होते हुए भी फिर भी आप इतने झूठ बोल रहे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, और मैं कभी भी शादी करूंगी नहीं, और कहीं जो ब्याह हो गया, और जो यदि मेरी जो शादी हो गई, ब्याह हो गया, तो मैं अपने बालम यानी पति को संग साथ रखूंगी, यानी जो मेरी शादी हो गई तो अपने बालम यानी पति को मैं अपने साथ ही रहूंगी। कलकत्ता मैं कभी ना जाने दूंगी, और मैं उसे कलकत्ता यानी कमाने के लिए कभी कहीं पर जाने दूंगी नहीं। कलकत्ते पर वज्र गिरे, वज्र का मतलब है वज्र, यानी कलकत्ता पर मानो कि वज्र गिर जाए, बस ऐसा मैं चाहती हूँ। ये अपनी बात चंपा जो अपने और कवि ने अपनी बात यहाँ पर प्रस्तुत की है इस काव्य में, और ये जो काव्य है यहाँ पर समाप्त होते हैं।